जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में यूपी टेट के 2013 यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हिंदी के 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में पूरे अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में पूरे फास्ट तरीके से हम लोग 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो साथियों, आ चुके हैं हम पहले प्रश्न पर बिना किसी देरी के। और पहला प्रश्न है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। तो कपटी मित्र यानी आस्तीन का सांप, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। तो जो इंद्रियों को जीतता है उसे जितेंद्रिय कहते हैं। यहाँ पर आप लोग प्रश्न देख रहे हैं तो केवल प्रश्न और उत्तर मत देखिएगा, ये आप लोग गेस कीजिएगा कि आपके कौन से टॉपिक से प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। तो देखेंगे, मुहावरा से आपका पहला प्रश्न लिया गया है, दूसरा प्रश्न लिया गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द से। अब अगला प्रश्न देखते हैं, पवन का संधि विच्छेद होगा, यानी संधि से भी आपका प्रश्न लिया गया है। तो पो धन अन यहाँ पर हो जाएगा पवन। यहाँ पर जो है विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद होगा पुनः धन जन्म, यानी यहाँ पर आपका विसर्ग संधि है। संधि पूछा जाए तो कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? देखिए यहाँ पर इत्यादि संधि भी आ गया। इत्यादि, इति धन आदि, तो यहाँ पर इति धन आदि बराबर आपका हो जाएगा इत्यादि यड़ संधि का उदाहरण है। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे। और पवन में जो आपका वहाँ पर था वो अयादि संधि था, ये भी आप लोग याद रखेंगे, अयादि संधि। ये भी पूछा जा सकता है पवन में कौन सी संधि है। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक रगड़ना यानी दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। प्रीवियस ईयर का यह जो है प्रश्न है, इसलिए हम लोग इसको बिल्कुल फास्ट तरीके से देख रहे हैं। उन्मूलन का विलोम क्या है? तो उन्मूलन का होता है यानी पौधे को काटना, और उसका जो उल्टा होगा विलोम रोपण। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल की संज्ञा दी है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अति शुद्धो स्नेह स्नेह को मार्ग है, यह किसकी पंक्ति है? तो यह जो पंक्तियां है आपका घनानंद की है। अगला प्रश्न है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो कालिंदी का पर्यायवाची है यमुना। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? तो मुहावरा से यहाँ पर दो प्रश्न पूछा गया है, यानी कार्य के प्रारंभ में भी विघ्न पड़ना। तो ये हो जाएगा सिर पर सेहरा बंधा होना। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र है। तो ये जो प्रश्न है उदंत मार्तंड यहाँ पर आंसर होना चाहिए। चलिए फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे बनारस अखबार होगा या उदंत अखबार। पहला पत्र पूछा गया उदंत मार्तंड। यहाँ पर एक के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि ये तो आप लोग बहुत बार देखे होंगे।
चिंतामणि ये रामचंद्र शुक्ल की है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई है? काशी नागरी प्रचारी सभा की जो स्थापना हुई है यह 1905 में हुई है। डी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर रचना है सदल मिश्रा की। बी आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 4 भेद होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? क्रिया के आधार पर। जैसे वह खाता है, तो खाता है खाना, खाती है तो स्त्रीलिंग, खाता है तो पुल्लिंग, तो इस प्रकार से होता है। तो आंसर यहाँ पर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के भेद होते हैं 8। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। कर्ता कारक, कर्म कारक, कारक संप्रदान, ये है कारक के प्रकार। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क ख ग घ अंग आपने पढ़ा होगा। स्पर्श व्यंजन को बांटा गया है 5 वर्गों में, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। तो यहाँ पे क वर्ग होता है कंठ। तो कंठ यानी आंसर लगा देंगे हम विकल्प बी के साथ। च वर्ग आता है आपका तालु में, तो यहाँ पर बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छ वर्ड किसके योग से बना है? तो क प्लस स से मिलकर बना है आपका छ वर्ड। तो क प्लस स देखेंगे यहाँ पर है ऑप्शन ए में। ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर, शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, तो यहाँ पर अस्पृश्यता में कौन सा सही होगा? अस्पृश्यता यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, शुद्ध लिखा गया है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवित्री होगा, कवित्री। तो यहाँ पर जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, कवित्री। तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है? तरड़ी, तरड़ी का जो पर्यायवाची शब्द होगा नाम हो जाएगा। बी के साथ आंसर लगाएंगे। तरड़ी यहाँ पर 2 होता है, एक में तरड़ी में छोटी का मात्रा होता है और एक तरड़ी में बड़ी का मात्रा होता है। तो एक का होता है नदी या नाव, एक का होता है सूर्य। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। फिलहाल इस प्रश्न को छोड़ते हैं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ये मिलते जुलते नाम हैं, इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। मीन का पर्यायवाची शब्द है? मीन का जो पर्यायवाची शब्द होगा मत्स्य यानी मछली। मछली क्या है? तद्भव है। मत्स्य क्या है? तत्सम है। दिए हुए शब्द में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, तो इसमें भिन्न अर्थ वाला जो शब्द होगा आपका भार्या। सी के साथ आंसर लगाएंगे। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है? अनुपम, अनुपम का हो जाएगा अद्वितीय। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अब आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, कान का कच्चा होने का अर्थ है? कान का कच्चा, या तो कह सकते हैं ये लोकोक्ति है, या फिर कहावत है, या फिर मुहावरा है। इसी से प्रश्न पूछा गया है। कान का कच्चा होना यानी सुनी बात पर विश्वास करना। यहाँ पर जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।